बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। आज एक नई सुबह है और उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से हैं। और आज इस नए दिन का आगाज़ मैं करूँगी एक अच्छी बात के साथ, और वो ये है कि गुलाब का कोई भी नाम रख लिया जाए, पहचाना वो अपनी खुशबू से ही जाता है। इसी तरह इंसान होते हैं, इंसान का कोई भी रंग हो, रूप हो, या फिर जो भी उसकी ज़ात हो, पात हो, लेकिन रुतबा हो, जब पहचाना जाता है ना, वो अपने किरदार से जाता है और अपने इखलाक से जाता है। तो अगर आप जहाँ बाकी अपनी चीज़ों पर काम करते हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपने इखलाक को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपका नाम लोगों के जहनों में, दिलों में रह जाता है ना, वो आपके इखलाक की वजह से रहता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या है। अच्छा जी, हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है वो है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा हो गया है और 1 यूनिट 59 रुपए तक जा पहुंचा है। चीनी के नेफ आउट ऑफ कंट्रोल, यूटिलिटी स्टोर पर लंबी कतारें। गाजी चौक वासा के 2 मुलाजिमीन जहरीली गैस के बाइस जाम बहक। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी। लाहौर में जुराइम पेशा अफराद बेलगाम, रवासार खवातीन और बच्चों के अगवा की 1940 वारदातें रिपोर्ट। इन स्टोरीज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा और राव दिलशाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। और आज फिर से जो है वो बिजली का बड़ा झटका, रोज़ ही है, खैर अब तो ये पुरानी खबर हो चुकी है, लेकिन जो बुनियादी टैरिफ है किस कदर आमिर भाई उसमें इजाफा कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती है कि अवाम वाकई में खाएँ, अपने बच्चों का पेट पालें, जो नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें हैं वो लें, अपना पेट जो है उसको देखें, या फिर ये बिजली के बिल पूरे करें, पेट पे कंप्रोमाइज करें या क्या करें। और आपने जो और बजट पूरा जो है वो आवाम का 1 महीने का जो होता है वो बिल्कुल आउट हो चुका है। प्रोग्राम में आपने मिसाल दी शुरू में गुलाब की, और उसको किसी नाम से भी पुकारा जाए, वो अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। तो हुकूमतें किसी की भी हों, पहचानी महंगाई से जाती है, अपनी कारकर्दगी नहीं, महंगाई से जाती है। कारकर्दगी तो हमें कभी नजर नहीं आती चीज़ें हैं, और वो तो खैर पाकिस्तान में जिन गवर्नमेंट्स की रही हैं वो पॉलिटिकल, अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थे जिनकी कुछ कारकर्दगी रही। दूसरी तरफ अगर आए तो महंगाई जो है ये एक नया तूफ़ान है, और इसको किसी नाम से भी पुकारा जाए, कभी इसको अगर जो पेट्रोल है उसके नाम से पुकारा जाए तो उसमें भी इजाफा, फिर बिजली में इजाफा। आम सार्फ को कहते हैं कि ये इससे हर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो 300 या 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है तो उस पर ये टैक्स नहीं लगेगा। इस खबर को मैंने पूरा पढ़ा भी, कल शायद सिपरा से मेरी डिस्कशन हो रही थी। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि जो आपका कमर्शियल यूज़ है उसमें जो महंगाई का इजाफा होगा वो आम आदमी तक ही इफ़ेक्ट करेगा। लेट्स से एक तंदूर है, और तंदूर के ऊपर जो गैस चल रही है, जो बिजली चल रही है, उसके कमर्शियल रेट्स हैं, उसमें आप इजाफा करते हैं तो रोटी क्यों नहीं महंगी होगी? और अगर महंगी नहीं करेगा तो वो उसके वज़न हल्का कर देगा। आप आज रोटी लेने चले जाएँ तो शायद इस पेपर्स के ग्राम से भी कम, अभी खाना शुरू करते ख़त्म हो जाती है, खत्म, हल्की बहुत हल्की होती है, यानी उसकी वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी कम कर दी जाती है, उस पर किसी का चेक है नहीं है। इसी तरह से ये तो इजाफा अभी आप बता रही हैं 23 अगस्त को नेपरा का फिर इजलास है, बिजली मज़ीद महंगी करने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, ये तो वो सारिफ हैं जो कि डायरेक्टली लेस्को के सारिफ हैं। इस इजाफे के साथ साथ जिन प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर खुद की बिजली तैयार करते हैं वो उसका इजाफा और ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे अभी एक दोस्त बता रहे थे कि 80 रुपये यूनिट जो है, तो इसका मतलब है कि जो बेचारा एक मिडिल क्लास आदमी है वो सिर्फ बिल दे, बिजली सिर्फ बिल भी कहाँ से देगा? ये तो महंगाई का वो तूफान है, सैलरी है वो बिल में ही जाती है, बिल्कुल जाती है। और ये ज़्यादा असर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि सैलरीड पर्सन को, जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको पर मंथ एक फिक्स अमाउंट मिलती है, उन पर आता है। जो दुकानदार हैं वो अपनी कीमतों की चीज़ें बढ़ा लेंगे, जो सनतकार हैं वो अपनी लागत के हिसाब से अपनी चीज़ की, प्रोडक्ट की कीमत मुकर्रर करेंगे। हम लोग कहाँ जाएँ? और हमारे लिए बड़ी परेशानी है। इस हुकूमत ने को रिलीफ देना चाहिए था। अभी ये इलेक्शन ईयर है, गो के मेरी तरफ देख रहे हैं कि इलेक्शन ईयर है कि नहीं है। देखें अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये इलेक्शन ईयर है, चले
इस तरह से 20 दिन पहले बताया था कि इलेक्शन ताखीर का शिकार होने जा रहे हैं, और वही चले ये तो मैंने ट्वीट खैर पिछले साल किया कर दिया था कि अच्छा, 24 गुजारिश ये है कि नहीं टैरिफ में हर रोज़ इजाफा, पहले हम देखते थे कि ₹1.70 इजाफा, ₹2.60 इजाफा, इस तरह की हम बात सुना करते थे। जी। और वो भी ये जो पीक सीज़न है आपका, जहाँ पर जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो सरचार्ज था वो लगाया जाता था, लेकिन मैं इसी स्टोरी में देख रहा हूँ कि इसमें क्वार्टर टैरिफ भी है, इसमें एडजस्टमेंट भी है, इसमें इनकम टैक्स भी है, इसमें पीटीवी फीस भी है, एफसी का सरचार्ज भी इन बिलों में शामिल है। आप अंदाज़ा लगा लें, और आगे रेडियो का भी इसमें शामिल करने की मनसूबाबंदी जो है वो की जा अच्छा, रही है। अभी नहीं था, मुझे तो लग रहा है हम पीटीवी के साथ रेडियो का भी देते हैं। नहीं, पीटीवी का तो बहुत कई सालों से है ना। हाँ, वो रेडियो का खैर वो उस पर यानी असर नहीं पड़ता, एक PTV बिल के के ऊपर 30 रुपए है, सिर्फ 15 रुपए 30 रेडियो है, के, सिर्फ 30 रुपए, सिर्फ लेकिन 30 वो, रुपए है, और जब 15 आप रुपए। देखें कि जितना हर एक माह के दिन बाद है, अगर 30 रुपए आप टीवी को देते चले, वो आप पीटीवी के नाम आप कर अगर हम PTV देखते ही उस पे नहीं नहीं, PTV। उस पर आए जिस पर अब ये बात कर रहे अगर हैं। नहीं डिबेट देखता दूसरी कोई तरफ आदमी चली जाएगी। पीटीवी को अगर आप देखें तो पीटीवी के ऊपर सबसे महंगा है आज भी, अगर आपने इश्तिहार वहां पर देना है तो सबसे ज्यादा वहां पर चार्ज किए जाते हैं। उसके बावजूद अवाम से भी ये कई सालों से, ये बात 25 रुपए की नहीं है, ये बिलियंस ऑफ रुपीज हैं जो Exactly, जो इकट्ठे होते हैं, और वो उसके कहाँ बाद जाते हैं? भारी भरकम वेले नकम्मे और कई सालों से विराजमान सरकारी इदारे में जो ऑफिसर्स हैं, उनके अलल्ले तलल्लों पे ये पैसा सारा खर्च Exactly. होता है। बात ये है, आप 25 रुपए की बजाय 30 रुपए भी लें तो शायद किसी को एतराज ना हो, लेकिन किसी अगर को अवाम पता को चले लग रहा हो। कि इसका फायदा अवाम Exactly. को होने जा रहा है, तो ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल बिजली का यूनिट अब 59 रुपए होने जा रहा है, और बल्कि पहुंच चुका है हो चुका। 56 तक, 50 से 55 रुपए तो हो गया जो 3 फेज मीटर के अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया, इससे आपने इंडस्ट्री जिसने आपके मुल्क को चलाना है, जिसने काम करना है, फैक्ट्रियों ने चलना है, और उसके बाद फिर वहाँ ना सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा करने हैं, बल्कि आपके मुल्क के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में भी किरदार अदा करना है। तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं कि उनको अब 60 रुपये का बिजली का यूनिट, तकरीबन 60 रुपये, 59 रुपये, 59 और 60 में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी तरह से जो छोटे कारखाने हैं वो भी, और घरेलू सार्फिन की अगर बात क्या करें बेहिसी है राहुल साहब कि जब कोई नई एग्जैक्टली हुकूमत आती है, वो अच्छा तनकीद तो बहुत हो रही होती है ना, जब पिछली हुकूमत है कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, फिर एकदम से सब गायब हो जाते हैं जब उनकी अपनी हुकूमत आती है, और वो उससे तेज रफ्तार से रेट्स बढ़ा रहे होते हैं हर चीज के। असल में सारी चीज़ें IMF के मुताबिक करते हैं, और IMF पे डाल दी जाती है, आप कह लें। IMF की कोर्ट के पीछे छुपने की ये बात की जाती है, और मतलब ये बात करो ना राहुल, अब आपने ठीक कही। अब IMF के पीछे छुपकर महंगाई की जाती है। ऐसा ही है। Exactly. असल मसला IMF को, मैं हमेशा कहता हूँ कि IMF को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वो तो आपके जो मुआशी हालात हैं उसमें से आपको निकालने की बात करते हैं। Exactly. असल में अल्ले तल्लों की उन्होंने राहुल ने जो बात की वो बेहतरीन बात है। यार अब देखिए, हुकूमती अल्ले तल्ले खत्म नहीं हुए। 350 अरब की तकरीबन बिजली हम मुफ्त दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं मुफ्त? मुफ्त उनको नहीं दे रहे जो बेचारा 20-25 हज़ार वाला है, हालांकि हक उसका है, सबसे पहला हक उसका है जिसकी 25 से 30 हज़ार, 32 हज़ार रुपए सैलरी की है, 32 हज़ार कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं है। कम से कम उजरत 32 हज़ार रुपए होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में तो 32 हज़ार रुपए की जो उजरत है डेजिग्नेटेड, जो कि देने के पाबंद हैं, वो भी नहीं दी जा आजकल के रही। ज़माने अगर में आपको 32 क्या है? हज़ार एग्जैक्टली 32 हज़ार रुपए भी अगर दिए जाएं तो हक उसका है कि उसको 200 से 300 यूनिट फ्री दिए जाएं। और ये पैसा, अगर आप ये पैसा रिवर्ट करें, ये किसके पास है? ये अब कहना पड़ेगा कि ये तमाम जो बड़े जो ग्रेड 17 से ऊपर के लोग हैं, फिर खास तौर पर लेस्को वापडा के जो स्टाफ है, फिर बिजली चोरी की मत नहीं, ग्रेड 17 वाले की आपने बात की, उसको तो बिजली फ्री नहीं मिलती। ग्रेड 17 से ऊपर अगर घर मिला है तो घर में वो भाई सरकारी घर मिला है तो उसमें बिल नहीं मिलता। सरकारी घर में वो अरे भाई वो सिर्फ सरकारी लेस्को वालों को- सतह पर नहीं मिलता, क्लियर कहा बात जाता करो। है कि नहीं मिलता, उसको नहीं यूनिट मिलता, नहीं है। कोई है। वापडा और लेकिन लेस्को के उसको जो बिजली अफसरान के हैं अलाउंसेस तो मिलते उनको हैं। मिलता है, उनको मिलता है। और ये बात गलत है कि सरकारी मुलाजमीन को मिलता है। आपके यहाँ बेशुमार सरकारी मुलाजमीन आपके भी जानने वालों में चले होंगे। जजेस जो है वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, हाँ, उनको मिलता है। और उसके बाद और ये जो ग्रेड 22 के ग्रेड हाँ, ये ब्यूरोक्रेट्स भी आओ। इनके आप आए, इनके इतने बड़े घरों में इतनी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल है। क्वार्टर्स में इनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं जो मुलाजमीन के लिए बनाए जाते हैं हर कैंप वहाँ पे भी ऑफिस या AC लगे रिहायशगाह हुए के बाहर, वहाँ पर जो लोग हैं
क्या उनको नहीं फराहम किए जाते? वो बिजली फ्री नहीं यूज कर रहे? और उसके बाद फिर फ्यूल अनलिमिटेड है, बहुत सारा। आप ये तकरीबन 700-800 अरब रुपया आप टेलीफोन कॉल्स फ्री हैं, टेलीफोन कॉल्स। अब तो ये इतना ज्यादा ये हुजम है इसका कि आपका एक सूबे के बराबर बजट है जो यहाँ पर जो हम बिजली और जो पेट्रोल की मद में फ्री चंद लोग कर रहे हैं। ये इनकी तादाद कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। इनकी तादाद अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो सैकड़ों में ये सिर्फ हजारों लोग होंगे जो ये 700-800 अरब रुपए की लीकेज है और इस पर कोई तवज्जो नहीं है। और बजाय इसके कि इस पर तवज्जो करें, जो 12 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है उसको मौत पड़ेगी अगर वो 1.25 लाख रुपए बिल दे भी देगा तो उसको क्यों फ्री है? जो बंदा 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है या 68 लाख कहते हैं हमारी नौकरी के अंदर शामिल है, नहीं 68 लाख रुपए भी हमारी नौकरी के अंदर शामिल। ट्रांसपोर्ट को हम लिंक करते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट फील्ड ऑफिसर्स की जरूरत है जी, चले जी जरूरत होगी मान लिया, लेकिन क्या रात को उनकी बेगमात और उनके बच्चे जो आए रोज हर मार्केट में टिम हॉर्टन्स के बाहर खड़े होते हैं, मॉल 1 में खड़े होते हैं, क्या उनकी भी जरूरत है? और क्या 4-4 गाड़ियों की जरूरत है? 4-4 गाड़ियों की जरूरत है, ये तो देखना पड़ेगा। ये तो कम से कम 7 करोड़ रुपए की गाड़ी, और ये सारा बोझ जो 13 करोड़ रुपए की गाड़ी, ये 60 रुपए। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, ये 60 रुपए भी हो जाए, बेशक ये 100 रुपए भी हो जाए, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनको तो फ्री है, आवाम से खींचा जा रहा है, सरकार से बिल जा रहा है। अगर राव साहब आप जरा सी मुझे मोहलत दें तो मैं आपको बताऊं कि हमारा साथ का मुल्क है इंडिया, जब हमारे साथ ही आजाद हुआ 14 को, हम 15 को वो, ये नौबत आ गई, हमें मिसाल देनी पड़ती है। ये नौबत आ गई। वहां पर 2008 तक तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक गाड़ी मिलती थी जिनको अलाउ होती थी, चाहे वो सियासतदान है, वज़ीर आज़म है। अम्पाला गाड़ी थी, वो इंडिया में ही बनती थी, पूरी टोटली मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में थी। तो इम्पाला गाड़ी के अलावा आपको कोई गाड़ी मिलेगी नहीं, सरकारी को, मिनिस्टर्स को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी इवन अम्पाला गाड़ी मिलती थी। अच्छा, अब क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बाकी गाड़ियों की भी शुरू कर दी तो उन्होंने दीगर गाड़ियां देनी शुरू कर दी। यहाँ पे तो आप करोड़ों रुपए की 13-13 करोड़ रुपए की गाड़ी इंपोर्ट करके अपने अफसर को दे रहे हैं। आपके यहाँ बनती है की दे दें, जो गाड़ी यहाँ बनती है। एक एसी ने टमाटर के रेट चेक करने जाने हैं और 1.5 करोड़ की गाड़ी, 800 सीसी गाड़ी, 1300 सीसी नहीं उसको 1300 सीसी स्टैंडर्ड रखे दे, 1300 सीसी गाड़ी है, जुनेजो साहब जहाँ मर्जी जा सकते। जुनेजो साहब ने किया था। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सुजुकी गाड़ी में, ये सारा जो बोझ है अब देखिए आम आदमी पड़ेगा। जो मैं सनतों की बात कर रहा था, खास तौर पर इस मुल्क को चलाने में बड़ी सनतों का इतना किरदार नहीं है जितना छोटी सनतों का किरदार है। ये आप कॉटेज इंडस्ट्री जिसको एग्जैक्टली गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट, ये छोटे शहरों में छोटी सनतें हजारों लोगों को ये रोजगार मुहैया कर रही हैं। और इनकी जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली महंगाई का नया तूफान आएगा और उसको कौन कैटर करेगा। और आम आदमी की सूरत हाल ये है कि जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसको 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपए बिल आ रहा है, यानी उसकी तनख्वाह से इतनी नहीं है, उसकी तनख्वाह से भी ज्यादा बिल। ये छोड़े, मस्जिद को टीवी का और रेडियो का बिल आता है। मस्जिद में अब मस्जिद में ना टीवी है ना रेडियो है, ये बात है ना, ये पहले और वहां पे भी आ रहा है, तो वहां से भी आप पैसे वसूल कर रहे हैं। बात राव की, बिल्कुल राव की मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये तो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो उसमें मजदूर काम कर रहे हैं ना, वो पिस गए, उनको मालिक इस तरफ से भी खींच रहा है कि जी पैसे नहीं है हमारे पास, कारोबार नहीं है, में वो डेजिग्नेटेड रेट, और बेचारे जब घर पे जाके पंखा भी चलाते हैं तो उनका खून चल रहा होगा साथ। एग्जैक्टली, ये कितने का यूनिट है मुझे बताएं, वो 59 रुपए वो देखेगा तो पंखे की तरफ देखते ही रह जाएगा। और फिर आप ये भी देखें कि जहाँ पे सारा दिन अब बिजली नहीं आती है, उसके बावजूद बिल्स जो है इस दफा 3 गुना 4 गुना ज्यादा ही आए हैं। जो एफसी सरचार्ज है इसका पंजाब, इसका क्या मतलब, अगर लेस्को की डोमेन में आप आते हैं तो इससे आपका क्या ताल्लुक है? लेस्को अपने मुलाजमीन को दे रहा है, लेकिन आपको खुद से आपको देना पड़ता है। इनकम टैक्स कोई लगाम डालने वाला नहीं है यहाँ पे। 17 किस्म के टैक्सेस हैं। आप अगर बिल को देखें तो आपको अंदाजा होगा, बिल आपका अगर है ना 3000 रुपए तो 13000 रुपए साथ में टैक्सेस लगे हुए। यार कोई खुदा का खौफ करे, कोई मतलब कोई रैशनलाइज करे चीजों को, आम आदमी का सोच लें। यहाँ पर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा तकलीफ भी उनको पहुंचाई जाती है। ये 1300 सीसी गाड़ी वाली आपकी सजेशन बिल्कुल ठीक है, ये देनी चाहिए। 1300 गाड़ी तो
ये मतलब जो आपने जहां भी जाना है। आपके वजीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनको भी यही मिलनी चाहिए। और क्यों गाड़ियां इंपोर्ट करके दी जा रही हैं? आपके लेसे कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको आप 13-13 करोड़ रुपए बेहतरीन गाड़ी है 1300 सीसी, किस लिए दे जहां रहे हैं? मर्जी आप जा सकते हैं। सर्विस डिलीवरी भी तो फिर आमिर भाई उन गाड़ियों के हिसाब की हो ना, मतलब नहीं, ठीक है मराद दे नहीं, दी नहीं, जाए, कोई ये ऐसी- आवाम को दुखती। आप देखिए दुनिया जवाब में- ये पेश किया जाता है कि फील्ड में निकलने वाले ऑफिसर्स को क्या जो है वो किराए पर गाड़ी लेके Why आने- not? ये जवाब पेश किया जाता है। और आप मुझे बताएं कि क्या कभी आपने देखा है कि मुल्तान का कोई ऑफिसर लाहौर में आके कोई चेकिंग करता हो? चेक करता हो तो फील्ड में नजर मुल्तान आता वाले हो। ने मुल्तान में भी चेक करनी है ना, मुल्तान में ही चेक करनी है ना। लाहौर के कमिश्नर या- ने तो नहीं जाना मुल्तान, या सही लाहौर बात। के कमिश्नर ने मुल्तान तो नहीं जाना ना, उसने मैक्सिमम जो जाना है सात शेखुपुर है, कसूर है, लाहौर है, उकाड़ा है। और उसका जो चौथा शहर है वो ये ननकाना साहब, शेखुपुरा, और ये चार शहर हैं। अब चार शहरों के लिए जो कमिश्नर लाहौर के पास गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बल्कि गाड़ियां हैं। गाड़ियां मैं हैं, लाहौर वही की तो गाड़ी मैं कह भी रही हूँ कि बतौर एक गाड़ी नहीं इंस्पेक्टर वो होती यूज है। वहाँ पीछे करते 2 डाले भी चल और रहे हाँ हैं। जी, और तो डाले डाले भी चलते प्रोटोकॉल हैं। भी चल रहा होता है। ये डाले नहीं चल रहे होते, ये आम आदमी का खून जल रहा होता है। ऐसा ही खतरा है। इनको कोई नहीं है वैसे, अगर ये एक गाड़ी में भी जाए ना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मेंटेलिटी है, प्रोटोकॉल इस की mentality मेंटेलिटी को है। यहाँ से इस खत्म करना मेंटेलिटी को होगा। आप, ये अकेले भी जाएंगे, इनको क्या होना है, क्या सिक्योरिटी इनके लिए रिस्क है? आप आईजी पंजाब निकलते जो जिम्मेदार है सारे सिक्योरिटी की, सूबे की सिक्योरिटी के, उनकी अपना एक काफिला है। सीसीपीओ निकलेंगे, उनका अपना एक, डीआईजी ऑपरेशंस निकलेंगे, उनका अपना एक ऐसा काफिला। ही है। तो ये आप बुनियादी तौर पर लोगों का खून पसीना जला रहे होते हैं। ऐसा ही है। जो शाहाना प्रोटोकॉल 20-25 लोगों के साथ इन पर आप काबू निकलते हैं, पाने की ज्यादा 4-4, जरूरत 5-5 है, जो बिना गाड़ियों के वजह साथ की आप मराआत निकलते हैं। दी गई हैं, तो इन पर इस काबू पाने की कल्चर को जरूरत है, इस जब तक आप बादशाहत को खत्म करने नहीं की खत्म जरूरत है। करते, इस कल्चर को खत्म करेंगे तो आपके मसाइल तो खत्म फिर ही मसाइल हो हल सकते होंगे। हैं। आप नहीं तो ये तो अब मजीद बोझ डाली जा रहे हैं अवाम की जेबों पर, और अब इतनी सकत नहीं रही है गरीब आदमी की कि वो बिल दे सके। अब इससे ज़्यादा आई डोंट नो अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। मजीद बिजली के जब यूनिट में ये इजाफा करेंगे तो फिर अवाम जो है वो कैसे मैनेज करेगी? ये एक चीज़ अनकंट्रोलेबल हो चुकी है, किस तरह से डील किया जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अपने खर्चे जो हैं उन पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, उनको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करें। खैर हम चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो जी बात हो रही महंगाई और महंगाई की, तो चीनी के नर्ख भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और यूटिलिटी स्टोर पर लंबी कतारें हैं। उसके बावजूद जो चीनी है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आमिर भाई, मिठास मज़ीद कम हो गई है आवाम। ये ज़्यादा होनी थी, मुझे अब समझ नहीं आई ये स्टोरी पढ़ने के बाद कि ये तो पंजाब को ये इख्तियार मिला था चीनी के हवाले से, वफाक से जो था वो आपके पास आ गया था, और आपका जो कैन कमिश्नर था उसने अब चीनी का रेट, तो ये जिस दिन खबर आई थी मेरे साथ साई साहब थे, अगर आपको याद हो, और साई साहब बहुत नज़र रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो उन्होंने बताया था कि तकरीबन 20 रुपये कम होएगी चीनी, अच्छा, सिर्फ इस एक इख्तियार मिलने से। और आज जो खबर है, ये यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी है वो नापैद है, लाइनें लग रही हैं। खैर यूटिलिटी स्टोर फिर एक वफाकी इदारा है, सूबे से उसका कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये चीनी जो है, चीनी, आटा, घी सब्सिडाइज रेट्स पे देता है, इस पे वफाकी हुकूमत का है। लेकिन चीनी की कीमत वो जो साई साहब की प्रोडिक्शन थी उसके मुताबिक वो कम तो नहीं हुई अभी तक, और एक तो कम नहीं हुई, दूसरा यूटिलिटी स्टोर पे मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत हमने लंबी लाइनें लगी होती हैं जितने यूटिलिटी फूड स्टोर पर आइटम्स देख हैं के। उनको ठेके पे दे रखा है, जो खुली आइटम्स है, जैसे आटा है, चावल है, चीनी है, ये सारी आइटम्स जो हैं वो ठेके पे आती हैं, दालें हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स में उस पर पैसा बनाया जाता है। ना सिर्फ पैसा बनाया जाता है बल्कि मनपसंद लोगों को ये ठेके दिए जाते हैं, उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है, उसको भिजवाया जाता है, और पूरी तरह से ना भिजवा कर जो ओपन मार्केट है उसके चीनी के रेट्स को बैलेंस किया जाता है। लेट्स से मुझे पता है कि यूटिलिटी स्टोर पर लाइन लगी है चीनी के लिए, मैं बाज़ार से 1 किलो चीनी ले लूँगा, मैं कहूँगा यार कौन लाइन में लगे 1 घंटा ज़ाया करेगा, 2 किलो 4 किलो 5 किलो चीनी मुझे बाज़ार से मिल जाएगी, 100 रुपये 200 रुपये महंगी मिलेगी ना, तो मैं ले लूँगा। ये कंप्रोमाइज़ करवाया जाता है लोगों को, ये बात समझाई जाती है कि आपने यूटिलिटी स्टोर का रुख नहीं करना, आपने ओपन मार्केट से चीनी उठानी। तो ये पूरा एक आप उसको कह लो विश सर्कल है, जिसमें से पैसा निकाला जाता है और बनाया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स को सेंट्रलाइज ख़त्म करके इसको सूबों के हवाले करें। सूबों में क्योंकि आपकी नज़र बहुत सारी चीज़ों पर रहती है, आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, आपके फूड डिपार्टमेंट्स हैं,
वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। है, ठीक है, देखिए ये तो नहीं है कि नहीं है, तो करेंगे ना। काम करें या ना करें। देखिए अभी आपने बहुत सारी चीज़ों पे, जब आपको पता है कि ओपन मार्केट में भी चीनी नहीं मिल रही थी, तो सिर्फ निगरान वज़ीर आला की एक धमकी के बाद चीनी मार्केट में आ गई थी। है जगह काम लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है इसको वफाक से ख़त्म करें, सूबों को इख्तियार दें। मेरा ख्याल है कि इससे भी ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये चीनी, आटा, घी, दालें, चावल वगैरह जो है लोगों को सस्ते दामों मिलेंगी। चले कहीं से तो कोई ठंडी हवा आए, लेकिन ये अभी यूटिलिटी स्टोर है जो अब ये सब्सिडाइज देखना है। कि देखिए अगर- ये कोऑप स्टोर हुआ करते थे, इनका नाम था कोऑप स्टोर। अच्छा ये भट्टो साहब का एक आइडिया था। अच्छा। और ये कोऑप स्टोर जो थे ये लाहौर में भी थे। डिपू डिपू नहीं डिपू नहीं था, ये इसी तरह का था, यूटिलिटी डिपू भी स्टोर थे उनके दौर में। इसको बाद में बदला गया और यूटिलिटी स्टोर्स का नाम दे दिया गया। अच्छा। लेकिन ये उस जमाने में मैं जानता हूँ कि बहुत सस्ती चीज़ें लोगों को मिलती है। ऐसा मैं ज़रा पुराना टाइम, उस ज़माने में सस्ती चीज़ें, ये मजाक चुंगी में हुआ करता था। तो कभी कभी घर से निकलना होता तो साइकिल नई चलानी सीखी थी, तो मैं कोई दाल चावल चीनी जो है ना वो कोऑप स्टोर से लेके आता था। अच्छा, ये मजाक चुंगी और तब मिल जाती थी? वहाँ क्या सफ़ा वाला चौक में, तब मिल जाती सफा थी। वाले चौक पे तो मिलती थी आराम से। अभी वहाँ यूटिलिटी स्टोर बन गया हुआ है, लेकिन चीजें नहीं मिलती चीजें नहीं हैं। मिलती हैं। तो इसका मतलब है ये कहीं अगर ना कहीं मिलती है करप्शन तो है, इतनी नाकिस नहीं, होती है नहीं, क्वालिटी उनकी। कहीं ना कहीं करप्शन है, और कहीं ना तो कहीं आप- लोग पैसा बना। आमिर भाई, अगर तो आप इसका बजट देखेंगे यूटिलिटी स्टोर्स का, तो बिलियंस ऑफ रुपीस हैं जो इसमें डंप किए जा रहे हैं इसलिए कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके, कि आम आदमी जाए। मैं 2-3 यूटिलिटी स्टोर्स के पास से गुजरने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पर लंबी कतारें थीं, और ये जो चीज़ों की बात कर रहे हैं, चीज़ें भी महंगी हैं, और फिर लोग आटा आप ये देखें ना, 20-30 आटा रुपए लेने बचाने के लिए लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक लाइन में लगे और हुए हैं। सितम ज़रीफ़ी देखें, ये तो जिसके पास भी ये वजारत है ना, उसको कम से कम वो किसी एक स्टोर पे जाकर कम से कम चेक ही कर ले। चेक कर लें। उसको अगर अल्लाह ताला तौफीक दे, जिसके पास भी ये वजारत है, वो जब जाएगा तो बड़ा आला माहौल होएगा, आप जानते नहीं है। एक स्टोर जा पर नहीं जाके इन्वायरमेंट को पहले देख ले और फिर फैसला करे कि उसको इसका वजीर दिफाई पैदावार का वजीर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ छापे मुझे मारे नहीं पता जाते, जिसके पास भी साथ वजारत है। कैमरामैन होते हैं, रिपोर्टर्स 100 गुजरा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो वजारत ये आता है दिफाई पैदावार के पास है, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स का है, तो आज तक हमने यही सुना है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो है वो अवामी सहूलत के लिए बनाया गया एक इदारा है, लेकिन सबसे ज्यादा अवाम तजलील जो होती है अवाम को की, वो यहाँ की पे होती है। तज़हीक, तजलील और तकलीफ जो अवाम को होती है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके होती है। आप देखें कि इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि 3 माह से शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर जा तो रहे लेकिन उनको चीनी मुयस्सर नहीं है वहाँ पे, और चीनी की जो कीमतें हैं बढ़ाने में, पाकिस्तान में चीनी की कीमतों का ट्रेंड बढ़ाने का जो ट्रेंड सेटर्स है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है। उसकी वजह यह है कि ये हमेशा जब भी टेंडरिंग करता है तो 10 रुपए ज्यादा ये टेंडरिंग करता है, और उस जब आप खुद ही एक सरकारी इदारा जब 80 रुपए या 85 रुपए खरीदेगा तो 55 वाली चीनी फिर कौन आपको देगा 55 रुपए? फिर वेस्ट डालते हैं, ये पैकिंग वेस्ट भी डालते हैं। अब बहुत सारे मामलात हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है, और सूबों को देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतों में आप इजाफा हाँ कर जी, रहे हैं इसकी वहाँ वजह से बाकी और चीनी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो इसका रही है वो सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हाल भी ये महंगे हो गए है, हैं। बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बजाय आप इसको भी वो जो बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि बल्कि आप इसको जिलों के अंडर करें, डिप्टी कमिश्नर के अंडर करें, कम से कम इसकी मॉनिटरिंग तो सख्त हो सकती हाँ ये सही है। है। इसको आप सूबों के अंडर देने का सूबों मतलब के ये है कि बजाय आप डिप्टी इसको कमिश्नर ही होएगा ना, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज के होंगे अंडर इसके। दे दें। चलें, कम कहीं से से कम start तो होना, कमिश्नर कोई डीसी कागज। जाएंगे, चक्कर तो लगा लेंगे, मिनिस्टर तो चक्कर ही नहीं लगा सकते। 13 करोड़ पर मिनिस्टर तो V8 से निकलेगा तो फिर ही कोई काम बनेगा। और यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। जहाँ पर भी आपको यूटिलिटी स्टोर नजर आएगा, आपको जमे गफीर बाहर नजर आएगा, अशिया की किल्लत नहीं है, कभी मुख्तलिफ तरह की सेंक्शंस लगा दी जाती हैं कि ये चीज़ नहीं ले सकते आप, इतनी मिकदार में इतनी नहीं ले सकते। अब मैं आता हूँ जो चीनी के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हाँ। इसमें अब कोई दो राहें नहीं है, अब कोई दो राहें नहीं है। इसमें ये सारी हुक्मरान अशराफिया की अक्सरियत की मिलें हुक्मरान अशराफिया की हैं, और इनको भी अब खुदा का खौफ कर लेना चाहिए। ऑपोजिशन अशराफिया भी शामिल कर लें। वही ना, हुक्मरान और ऑपोजिशन तो खुदा खौफी अशराफिया की है ये सर ये ऑपोजिशन हो और या अच्छा, ये हुकूमत नहीं है, और इतना ताकतवर है ये शुगर माफिया। शुगर माफिया को केन कमिश्नर ने, कैसर खोकर साहब ने 1-2 रोज पहले खबर दी
केन कमिश्नर ने तलब किया और वो उन्होंने आने की, और उन्होंने कहा बुलाते हैं तो बुलाते रहे, हम तो नहीं आ रहे। अब फिर जुमे को गालिबन इजलास या बुलाया या बुलाने वाले हैं, तो उसमें भी पता चल जाएगा केन कमिश्नर की क्या हैसियत है। तो जूते की नोक पर रखते हैं ये केन कमिश्नर को, जिसकी कि ये जिम्मेदारी है कि करें। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, क्योंकि हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो लोग ज़्यादा हमें ये कहते हैं कि आपके बॉस हैं, महंगाई के हवाले से कोई लोगों को रिलीफ, और ये मसनूई महंगाई है चीनी और आटे के हवाले से। कम से कम जो जिस रेट पर आप आटा या गंदम रिलीज कर रहे हैं उसके मुताबिक आटे की प्राइस जरूर महंगाई ना सिर्फ चीनी आटे में बल्कि हर चीज में कमोडिटी है। चीनी भी तो सट्टा होता है, असल में बात तो ये है, सट्टा होता है चीनी आटा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं की बात। मैं कुछ अर्सा मैंने ये बीट की तो चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा था, तो मैंने एक बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं अकबरी मार्केट के, अकबरी मंडी के, तो मैंने उनसे पूछा कि ये चीनी है नहीं, क्या मसला है? तो मुझे कहने लगे कि अगर आपको 2 अरब या 3 अरब रुपए की चीनी सुबह चाहिए ना, तो आप आज पेमेंट लगवाएं, सुबह चीनी आ जाएगी। इट मींस कि चीनी की किल्लत नहीं है, चीनी वाफर मौजूद है, लेकिन इसका जो सट्टा है इस पे अब पता नहीं क्यों नहीं FIA एक्टिव हो रही। व्हाट्सएप ग्रुप पकड़े गए थे, और ये बहुत ज्यादा तादाद नहीं है लोगों की, इसमें चंद लोग बैलेंस नहीं है। और आपकी 70-80 शुगर मिले सूबों के हवाले जिन्होंने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ, जो अवाम का खून निचोड़ रही है। हुक्मरान अशराफिया और अशराफिया से इल्तमास है कि बस कर दो, बिजली के बिल दिए या चीनी आटा इतना महंगा खरीदिए, कुछ शर्म तुसी भी कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी चलेंगे हम ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लाहौर में जुराइम पेशा अफराद भी बेलगाम हो चुके हैं और रवां साल खवातीन और बच्चों के अगवा की 1940 वारदातें हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन पुलिस के दावे हैं कि जो हालात हैं बहुत बेहतर हो रहे हैं। हर आए दिन जो है वो किसी तकरीब का इनेकाद किया जाता है, इनामात दिए जा रहे होते हैं। तो अगर ये सूरत हाल है तो किस चीज़ के इनामात दिए जा रहे होते हैं? रिदा, इसमें ज़रूर आप पुलिस को रिगेजना भी चाहिए। आपने बड़े आराम से वैसे ये पढ़ दिया है, बड़ी खतरनाक खबर है और ये बड़ी ज्यादती है। देखिए, हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में, और हम लोग अपने काम पे हैं, तो पीछे जराइम की अगर ये सूरत हाल होगी तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? बहुत सारे मामलात को जो है हमें बहुत संजीदगी से उस पर बात करने की ज़रूरत है। और जितनी मर्जी बात कर लें, सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने बात की कि हम बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं, पुलिस के शोधा का दिन मनाया हमने, और मनाना भी चाहिए। ये ऐसा अदारा है जिसको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जहाँ पर मौजूद होती है वहाँ पर कानून की कुछ ना कुछ अमलदारी नजर आती है। ये बिल्कुल नहीं है कि वो कुछ ना कुछ अमलदारी, कुछ ना कुछ ना आमिर भाई। 2 दिन पुलिस लाहौर में नहीं थी, सारी वो धरने पे थी उधर। नहीं, लाहौर में पुलिस मौजूद थी, वो तो एक्स्ट्रा पुलिस लाहौर में लाइंस में लाहौर में पुलिस और ग्राफ जो था आमिर भाई, कुछ ना कुछ कारकर्दगी के बावजूद 244 लोग कत्ल हुए हैं। इसके बावजूद मैंने आपसे बात नजर नहीं आती है जहाँ पे कोई कुछ ना कुछ से मुराद ये है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कुछ ना कुछ हमें 70% तक कर दो, 80% तक कर 70%। कुछ ना कुछ से मुराद ये है कि 10-15% जो है आपको कानून के मतलब, इसका मतलब ये है कि 80-85% जो है लाहौर में लाकानूनियत है। और ये जो लोग हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, अगर इसको हम इग्नोर ना करें, पुलिस का जहां उसको मत बनता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, अप्रिशिएट करें। जहां बनता है कि इनके खिलाफ बात की जाए तो खिलाफ बात भी की जाए। कल इरफान मलिक की स्टोरी थी कि नाकस प्रोसिक्यूशन के नाकस तफ्तीश के बायस मुजरमान को सजा होने की रेशो जो है वो तकरीबन 1% है। ईसाई साहब की स्टोरी, अली साहब 1% है। आप अंदाजा लगा लें, अब 100 में से 99, चले मैं कहता हूँ कुछ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जो बेगुनाह भी होंगे, उनमें से इसका मतलब ये है 80% जो है वो तो होंगे ना मुजरम या मुलजम, उनको भी रहा कर दिया जाता है क्योंकि आपके पास तफ्तीशी निज़ाम ही ठीक है। एग्जैक्टली किसी एक कल्प्रिट को मैंने अपनी ज़िंदगी में सज़ा होते हुए नहीं देखी, जो कि डकैती के मुकदमे में अगर कोई लेकिन आपने नहीं देखी। आपने क्यों नहीं देखी भाई?
क्या पता मैंने बाद तो में भी देखी। जमानत मिल जाए, क्या पता। मैंने भी नहीं, जमानत मिलने एक अलग चीज़ जमानत तो हो जाएगी। एक सजा तो मिल गई ना, एक सर्टिफाइड घड़ी चोर साबित तो हो देखिए गया। उसमें वो एक पॉलिटिकल इशू भी उसमें है, उन्होंने कोई पॉलिटिकल और उसमें पॉलिटिकल क्या है मुझे बताएं। उसमें हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, लाहौर में ही रहे, चले अब ना जाए बनी गाला। और अच्छा, वैसे अभी गिरफ्तारी बहुत लाहौर से बड़ा है। एक टॉपिक हो गिरफ्तारी जाएगा लाहौर से गुजारिश ये है कि शहर में जो जराइम का ग्राफ है वो अब 7 माह के दौरान 244 केसेस रिपोर्ट में। इरफान मलिक साहब की ये स्टोरी है, और कत्ल सितम के। ज़रीफ़ी ये है, अंधे कत्ल के 32 वाक़यात हैं, जबकि 788 जो कि दहशतगर्दी की दफात के 23 मुकदमात दर्ज हैं, डकैती की 57 वारदातें हैं, अगवा बरातवान के 8 मुकदमात और चोरी की 13,000 से जायद वारदातें हैं। बच्चों के वाक़े 1940 अच्छा, वारदातें रिपोर्ट हुई ये हैं। 13,000 से जायद जो चोरी की वारदातें हाँ हैं, जी। इनमें से 50% से ज्यादा डकैती की वारदातें हैं जिनको चोरी में कन्वर्ट किया कन्वर्ट जाता किया है, जाता है, थाने और वाले करते इसको मुद्दई को प्रेशराइज किया जाता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि ये बंद पार्क का एरिया है, गुलशन रावी के ऑपोजिट, वहां पर हर रोज लुट रहा है। 2 थानों का ये हदूद बनती है मजमूई तौर पर, थाना सांदा और थाना शेराकोट की, और लोग बेचारे कुछ तो इन एप्लीकेशंस चोरों के दे designated areas है ना कि वहाँ पे देकर चोरियां होनी है। एप्लीकेशंस खप चुके हैं, लेकिन वहां पर खुलेआम वो रात को दरिया के पार से आते हैं और लूट के और आराम पॉश से एरियाज वापस में चले भी जाते राउत हैं। यही हालत है। और अब अगर हम अपने सूबे के सरबराह को, पुलिस के को देखें, उसका काफिला देखें तो लगता है पंजाब बड़ा महफूज है। अगर लाहौर के पुलिस चीफ को देखें तो लगता है कि सब कुछ स्मूथ है, लेकिन स्मूथ सिर्फ इसलिए है कि जो इनको पॉलिटिकल असाइनमेंट दी जा रही है उस पर तो ये बहुत चलिए फोकस जी, अब करते चलते हैं। हैं। उसकी हमारा सिर्फ एक time मिसाल, जो है, छोटी सी headlines मिसाल, का time हो गया। राजू सर, छोटी I'm सी sorry to मिसाल ले interrupt लें you, मुझे ब्रेक लेने पॉलिटिकल। का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। जरूरत इसी की है कि पुलिस जो है वो तवज्जो दे, जब तक वो तवज्जो नहीं देगी जाहिर सी बात टाइम बढ़ते ही चले जाएंगे। अभी हम सो मच फॉर योर टाइम, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। और इस पर उस तरह से बात नहीं की जाती, तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह से करने की ज़रूरत है। और ख़वातीन पर जो जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है, इस वक्त ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है, और फिर भी इसको टॉपिक ऑफ डिस्कशन जिस तरह से बनाने की ज़रूरत है, इस पर आगाही की ज़रूरत है, वो उस तरह से नहीं बात की जाती, क्योंकि देयर इज़ अ टैबू रिलेटेड टू इट, स्टिग्मा है जो कि अटैच है इस टॉपिक के साथ। क्या वजह है, क्या वजूहात हैं इसकी कि क्यों इस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती है, और क्या वजह है कि ये जुर्म जो है विद टाइम ख़त्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। स्टेट किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है हमारी जो ख़वातीन हैं उनको, और मुआशरे का इसमें क्या किरदार होता है, कौन कौन से कवानीन हैं, क्या लूप होल्स मौजूद हैं, फिर इसके जो असरात होते हैं ज़हन पर जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है किसी भी खातून के साथ, तो वो क्या है। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है राजा अब्दुल रहमान जो कि माहिर कानून हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आपका पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जुर्म बढ़ता ही जा रहा है, तो इसकी जो एक बेसिक वजह हो सकती है वो ये है कि जो हमारे पास कानून तो मौजूद है, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है हमारी सोसाइटी में उस तरह से होता नहीं है, और कानून भी उस तरह से सख्त नहीं है। सबसे पहले तो जो मौजूदा कानून है किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, वो बताइएगा। कौन कौन से कवानीन हैं, क्या क्या सज़ाएँ मुख्तस हैं अगर हैरेसमेंट की, और फिर रेप केसेस में? जी हाँ, इसमें जो रेप केसेस जो हैं उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी सज़ा है, और इसमें फिर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। एफआईआर दर्ज होगी, फिर तफ्तीश होगी, और मेडिकल होगा विक्टिम का, और उसके बाद जो है जो अदालत में प्रोसेस जो है, गवाहान पेश होंगे, विक्टिम का स्टेटमेंट होगा, फिर एक लंबा प्रोसीजर जो जिरा का जो है वो होता है। अब अगर तो ये रेप एक शख्स का है, फिर तो उसकी है जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सही, उम्र कैद की सज़ा है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मुलज़िम इसमें इन्वॉल्व हों तो फिर डेथ सेंटेंस जो है सही। वो कानून में दी गई है। इस तरह से किसी खातून की मोडेस्टी जो है, अगर उसको मतलब कोई शख्स जो है वो उसको तंग करता है तो उसके लिए 2 साल सज़ा है। लेकिन
अगर वो कपड़े वगैरह जो हैं वो फाड़ देता है टू एक्सपोज हर इन पब्लिक, तो उसमें भी डेथ सेंटेंस है, और इस तरह से उसमें भी डेथ सेंटेंस है। और इस तरह से बेशुमार इसमें वुमेन प्रोटेक्शन के लिए कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उस पर अमल दरामद किया जाए, और जो पुलिस स्टेशन हैं ख़वातीन के, जिसमें लेडी पुलिस जो हैं, हाँ जी, तो उनको भी तक़वियत देनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, और उसमें जो विक्टिम है उसको फिर जो है ज़िम्मेदार जो है ना ठहराया जाए। यानी इसमें फिर रोल बहुत से सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं उनका रोल है, मीडिया का रोल है, उलमा का रोल है। फिर मतलब इस किस्म की बात कर देनी कि वो जो घर से निकली है वो टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं पहने हुए थे, और मोस्टली यू नो दैट कम्स फ्रॉम लीडर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब इस तरह की कोई भी, अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह जब कोई वाक़या सामने आता है और कोई अगर ख़ातून अपने हक़ में बोलने की कोशिश करती है, अपने लिए आवाज़ उठाती है, तो सबसे पहले जो दबाने वाली उसको, तो घर से एक वो सिस्टम शुरू हो जाता है ना कि उसको रोकने की, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद आती है सोसाइटी, पीपल अराउंड यू, और उसके बाद फिर आता है ये वाला सिस्टम कानून का, जो कि इंतहाई नाक़िस है कि जो एक औरत जिसके साथ एक तशद्दुद हुआ है वो पुलिस स्टेशन जाने से डरती है। और फिर उसके बाद फिर इस तरह के बयानात जब हमारे जो लीडर्स हैं कह लें आप, या फिर ये सियासतदान हैं, उनकी जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है बेसिक, उनकी जानिब से भी इस तरह के बयानात आते हैं, तो वो शय मिलती है ना आवाम को। तो ये सारा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है इस वक्त। आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर ताहिरा रुबाब, क्योंकि यू नो इस सबसे, जब इस तरह का कोई वाक़या होता है किसी भी खातून के साथ, हैरेसमेंट, रेप तो खैर बहुत दूर की बात है, हैरेसमेंट या फिर लाइक इन वर्क प्लेसेस, जब इस तरह की कुछ चीज़ फेस करती हैं ख़वातीन, क्या असर होता है उनके दिमाग के ऊपर इसका? बेसिकली दो चीज़ें जो है ना, इतनी हैरेसमेंट होती है कि ये मुझे लगता है कि अब बहुत सारी औरतें तो वैसे इंटरनलाइज कर गई हैं इसको। अब वो हैरेसमेंट शुरू से देख रहे हैं ना, आज की कहानियाँ तो नहीं है ये कि हैरेसमेंट होती है जी, रेप होता है, और देखे भी केसेस अब तो बहुत वर्स्ट सिचुएशंस आ गई हैं। जैसे अभी सिंध वाला एक वाक़या, 6 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने उसका रेप करके उसकी बॉडी को चॉक करके बाहर फेंक दिया। ये तो एक्सट्रीम, यानी दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू आर लिविंग। तो उसके बाद जो है, यानी ये मुझे लगता है कि अब औरतें भी ये बातें कर करके ना कहीं ये सोचना शुरू हो गई, इंटरनलाइज करना शुरू हो गया। पहले पहले भी जैसे हमें सिखाया जाता था कि जी ये होता है, बंदा इसको बर्दाश्त कर लेता है, ये तालीमात होती थी लड़कियों को सिखाने की। कोई मार भी लेता है, कोई गाली भी कर दे घर में या कहीं और फैमिली में भी, तो उसको आप इंटरनलाइज करना सिखाते थे। अब अल्टीमेटली जब औरतें बात भी करती हैं तो लोगों को अब ये भी कहीं फील होना शुरू हो गया कि जी ये विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हाँ। और ये औरतें जो फेमिनिज्म के ऊपर जा रही हैं, औरत मार्च की बातें हो रही हैं, दिस इज़ नॉट रियल। ये चीज़ें जो थी, क्योंकि अक्सर मैं जब लोगों से बात करती हूँ कि ये सब कुछ औरतों के साथ होता है, तो अक्सर लोगों से मुझे ये सवाल आता है कि ये कहाँ की बात आप करती हैं? हाँ, मोस्टली ये आदमियों की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि हमने तो हमारे घर में तो इस तरह का कोई, एग्जैक्टली, बट द पॉइंट इज दिस कि ये आपके घर में हो सकता है ना होता हो, लेकिन आपसे शायद कोई अपनी, आपकी जो घर में आपकी माएँ हैं, बहनें, जो भी आपका रिलेशन है, ख़वातीन जो मौजूद है आपके घर में, वो आपसे इतना खुल के ये बात कर नहीं सकती, आपको बता नहीं सकती, लेकिन एवरीबडी, एग्जैक्टली। मुझे याद है हमने एक स्टडी रन की थी जिसमें वो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के बारे में थी कि यंग यूथ के साथ हमने वो की थी कि कभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई आपके चाइल्डहुड में आपके टीचर की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, और कभी उसमें हमने एक सवाल रखा था आप हैरेस हुए हो या आपको अब्यूज़ किया गया हो। लिटरली टेलिंग यू द ट्रूथ कि शायद कोई बंदा ऐसा था जिसने कहा हो कि मुझे नहीं किया गया। किसी एक पॉइंट पे ऑनलाइन हैरेसमेंट ले लें आप, सबसे पहले तो आजकल जो कि हर कोई फेस करता है, यू गेट द मैसेजेस, जो कि मैसेजेस आ जाते हैं। फिर आप जब अब घर से बाहर तो सबने निकलना है, इट्स नॉट अबाउट ओनली वर्किंग वुमेन जिन्होंने एक ऑफिस में जाके इंटरेक्ट करना है, लोगों से काम करना है। एक जो एक हाउस वाइफ है फॉर एग्जाम्पल, जो एक घरेलू खातून है, उसने भी घर से निकलना है, काम उसको भी है, उसने भी मार्केट जाना है, बच्चों को
ड्रॉप करना, बच्चों को लेने drop जाना, करना। बहुत सारी ये चीज़ें घरेलू काम करने वाली responsibility है। खवातीन जब एक रोड पे अपने घर की दहलीज पार करके बाहर निकलती हैं और उनको वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। और अभी कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूं कि 57% जो केसेस थे हैरेसमेंट के, दैट केम फ्रॉम विद इन द फैमिली, हाँ, ये तो जो कि ये तो आपके established हमसाए हो गए, statistics है। आपके रिश्तेदार हो गए। ये Exactly। स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि वो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है औरतों को, हाँ। क्योंकि आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग मौजूद होते हैं इन वन वे और दी अदर, यू नो, वी आर स्केयर्ड नाउ, बट एज यू हैव सेड कि वी हैव इंटरनलाइज्ड इट। हाँ, व्हाट इज द हमने रीजन? एग्जैक्टली रीज़न जो है वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं ये बात पता है कि हम बात कैसे करेंगे, हम बताएंगे कैसे, और अगर हम बताएंगे तो फिर लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का जो एक वो क्रियाक्रम हो जाएगा वो क्या एक्चुअली होगा, हम उसको फेस कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली लोगों को रोकती हैं। बट टू सर्टेन एक्सटेंट आप देख लें, जब आप बात भी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। बात तो ये है ना, मसलन आपने बात कर ली, अब आप सिर्फ एक तमाशा बने हुए हैं जिसके ऊपर जो है टीवी पे भी बहुत सारी बातें होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं। देन जब आपको जस्टिस सर्व नहीं होता तो वो एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। अब आप एक बड़े मुश्किल में, आपने अपने आप को एक्सपोज भी कर दिया है, आप इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, वो भी आपको नहीं मिला, क्योंकि हमारा यहाँ पे कन्विक्शन रेट जो मेरे ख्याल में 0.5 से भी कम है, बहुत कम है। तो वो आपने फाइट किस लिए किया, और आप कॉन्स्टेंटली एक तो ट्रॉमा में, क्योंकि आपके साथ कुछ हो चुका आप एक्सपोज हो गए उसके बाद। आप एक तो आपका फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा जो है, जो हेरेसमेंट का या सेक्सुअल अब्यूज है, वो ट्रॉमा है। नाउ यू आर फेसिंग दिस सोसाइटी जिसमें हर बंदा पॉइंट कर देता है अपनी फिंगर टुवर्ड्स अ फीमेल। उसके लिए बहुत आसान है, बहुत, यही ना ऐसे करती, यही ना वैसे करती, यही उससे इस वक्त बात ना करती, यही उस वक्त किसी और जगह चली जाती। यानी वी नेवर से दिस के अगले बंदे की इतनी जुर्रत ही क्यों हुई कि उसने ये किया है। जो विक्टिम है वो हमेशा जो है ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर जो है वो हमारी सोसाइटी में पुट इन किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली तो मैं समझती हूँ कि कॉन्फिडेंशियलिटी का हाल ये है यहाँ पे कि हम जो विक्टिम हुआ होता है उसकी नाम लेके उसकी पोस्ट शेयर करते हैं, उसकी वीडियो तस्वीर लगाई जाती है, उस खातून का नाम शेयर किया जाता है। कभी भी जिसने वो जुर्म किया होता है उसका नाम नहीं शेयर किया जाता, उसकी तस्वीर नहीं लगाई जाती। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ज़ैनब केस, ठीक है, एवरीबडी न्यू ज़ैनब अब बच्ची, उसके साथ एक ज्यादती हुई, फिर उसके बाद बात वही है, आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि इस तरह के जो केसेस होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि सजाएं मिल जाती हैं, वो तभी होता है जब एक हाइप क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज जो बहुत सारे केसेस हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और उसके बाद जो अदर देन दैट, ओके लेट्स कम टू हैरेसमेंट फर्स्ट, क्योंकि रेप केसेस तो एक इस तरह की चीज़ हो चुकी है ना कि अब मतलब हमने, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि हमने इंटरनलाइज कर लिया उसको, और इसके लेवल पे तो हम बात कर नहीं सकते। कानून पे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लूप होल्स मौजूद हैं हमारे मौजूदा कानून में। क्या आपको लगता है कि सजाएं भी हैं जो वो सख्त करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोसाइटी में हमें अपना माइंडसेट जो है घर में चेंज करना पड़ेगा। यानी फीमेल चाइल्ड जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसको, ये तो खैर बड़ी संगीन बात है, छोटी छोटी बातों पे उसको खामोश रहने की, चुप नहीं बोलना। इसी तरह उसको फिर जब स्कूल में जो है वो उस किस्म का कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, सो मच सो जब उसकी शादी होती है, रुखसती होती है, ये हमारा कल्चर है कि यहाँ से तुम्हारी जो है रुखसती हो रही है, डोली जा रही है, तो अब जनाजा दूसरे घर से तुम्हारा निकलेगा। यानी टॉलरेंस जो है वो बच्ची को इतना सनब कर दिया जाता है। पहले वो पेरेंट्स से लेकर सनब करते हैं, बहन भाई जो भाई हैं, फिर हस्बैंड और उसकी फैमिली। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपसे कोई आपके घर में खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ किसी ने फेस की, वो आपसे आके शेयर कर सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर एनीमोर। देयर इज़ अ नीड कि हम एक ऐसा अपनी फैमिलीज में कल्चर पैदा करें, बच्चे को बल्कि एजुकेट करें कि उसको मुझे बताना है उसको, हाँ कि वो बैड एरियाज क्या हैं और कौन से रिलेटिव जो हैं वो उनको किस तरह से और शो कैसे करना है। You have to tell your kids जी हाँ। और ये तो खैर एक सोशल पहलू है जिसमें पॉलिटिशियंस, उलमा और NGOs इनका बड़ा अहम रोल है। जहाँ तक आपने लॉ की बात की है,
लॉ में जहन चेंज करने की फर्स्ट ज़रूरत है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, यानी एक तो जब कंप्लेंट आ जाए तो मिनिमम बर्डन किया जाए कंप्लेनेंट को। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत परेशान करके और स्नब करके आप चीज़ों को आगे लाएं, बल्कि ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू अनअर्थ द रियल फैक्ट्स। वो सारी जो जितनी भी है चीज़ उसको अपनी प्रोफेशनल स्किल की रोशनी में वो एक रिपोर्ट मुरतब करे और एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करे और एक 173 की रिपोर्ट उसको कहते हैं चालान अदालत में पेश करे और उसका डे टू डे ट्रायल करके उसको जो भी अगर साबित होता है मुकदमा उसको सज़ा मिले और अदरवाइज वही ना, निज़ाम जो है उसको आसान बनाने की ज़रूरत है कि अगर किसी के साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम आराम से एटलीस्ट हमारे पास वो मार्जिन हो कि हम जा सकें, किसी को एटलीस्ट बता सकें। बाद में उस पर क्या सज़ा होनी है, क्या नहीं होना, क्या कानून है मौजूद है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन रिपोर्ट ही नहीं होते इस तरह के केसेस, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि वो उसको पता है कि यहाँ पे जस्टिस सिस्टम ऐसा है, उसको इंसाफ नहीं मिलना। और सबसे पहले तो उसको हैरेसमेंट उसके साथ होती है। अगर वो पुलिस स्टेशन में कोई खातून चले जाती है, वो हैरेसमेंट डबल फेस करती है वहाँ उस पुलिस स्टेशन से। खैर, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात करें हम जो जिनसी ज़्यादती होती है और हैरेसमेंट केसेस आते हैं, इन पर हमारे साथ माहिर कानून और माहिर नफ्सियात मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूँगी पहले कि एक तो ये होते हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। कितनी अवेयरनेस की सबसे पहले तो ज़रूरत है कि ख़वातीन को पता हो कि ये चीज़ जो है जो मेरे साथ हो रही है ये भी हैरेसमेंट के ज़ुमरे में ही आती है। क्योंकि हमें अगर कोई यूजुअली जो कंप्लेंट्स आती हैं कि जैसा कि चलते चलते एक फ़िज़िकल टच या फिर स्टेयरिंग एट यू, दिस इज़ ऑल्सो हैरेसमेंट इन वन वे और दी अदर, या मेकिंग यू फील अनकम्फर्टेबल इन एनी वे कोई भी खातून को, ये भी हैरेसमेंट है। इनके हवाले से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आती है। हमें पता ही नहीं होता कि हम हमारे लिए किस तरह से कानून जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। क्या इनके लिए भी लॉज मौजूद है? जी बिल्कुल। जिस तरह वर्क प्लेस के हवाले से अगर कोई हरासमेंट है, कोई स्टीयरिंग शुरू कर देता है, कोई मैसेज कर दे, गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड इवनिंग कर रहा है, गुड नाइट कर रहा है, या किसी भी तरीके से वो एक जो लिमिट है वो क्रॉस करता है, तो यकीनन उसके खिलाफ जो है वो कवानीन मौजूद हैं, कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ये ऑनलाइन जैसे सेल्स भी बना दिए जाते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट सेंटर बना दिए जाते हैं, नंबर्स दे दिए जाते हैं कि उस पर कॉल्स हम कभी भी नहीं मिलते। फिर पोर्टल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे अपने इर्द गिर्द ऐसे केसेस देखे हैं ख़वातीन के साथ, जब ऑनलाइन इस तरह की कोई चीज़ होती है, जैसा कि यू गेट अ मैसेज या फिर आपका फ़ोन नंबर यूज़ करके कहीं पे दे दिया जाता है, आपके नाम से फेक प्रोफाइल बना दी जाती है। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग इससे बचे, कोई खातून इससे बची नहीं हुई है। इन वन वे और दी अदर शी हैज़ टू फेस दिस। तो कोई भी जब कहीं पे हमें पता ही नहीं होता कि अगर ठीक है नंबर्स मौजूद है, जब वहाँ पे कांटेक्ट किया जाता है, आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं होता, या फिर आपको कह दिया जाता है कि अच्छा ठीक है, आपसे हमें एक हफ़्ते बाद इसको प्रोसेस करके आप विल गेट बैक इन टच विद यू। तो क्या इसका हल है? ये खराबियां हैं सिस्टम की, लेकिन इसमें उसी हायरार्की में जो सुपीरियर फोरम है तो वहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है, और इसमें बाज़ दफ़ा जो है तदारक भी हो जाता है उसका, यानी आपको रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, की तो जा सकती है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कर नहीं ना सकती। बात तो यही है कि कर ही नहीं सकती। वी कैन नॉट रीच द हायरार्की। हम दायरा इख्तियार जो हमारा है वो उससे बाहर है कि हम किस तरह से ये कंप्लेंट करें और उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कन्विक्शन रेट क्या है इस मुल्क में। बहुत मुश्किल निज़ाम है कि हम लोग इस पर अगर कोई रिपोर्ट भी कर सके। आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर साहिबा, आप बताइएगा कि ये जो चीज़ है, ये जो एक जहनी अजियत है कि हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं, हम लोग किसी को कुछ बता ही नहीं सकते हैं,
ये ओवरऑल जो एक बच्ची है एक घर में मौजूद, जैसा कि पहले भी बात कर रहे थे, तो वहाँ से लेकर जब आप बड़े होते हो आपका माइंडसेट ही ऐसा बना दिया गया है कि हम लोग इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं। और अगर आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है, मुझे ये बताएं कि वो क्या ट्रॉमा होता है जिससे खातून गुजरती है और किस तरह से वो उस पर इनफैक्ट देखें treat जहाँ करवा पे सकती है भी अपने जहाँ आप को। पे भी आपका ये ट्रॉमा होता है, चाहे वो आप गली में से गुजर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हुए, वर्क प्लेस पे जाते हुए, या आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपके साथ ये हो रहा है, और इवन इफ इट इज़ हैपनिंग एट योर होम, तो वो जगह ऑफ कोर्स आपके लिए एक बड़ा ही इनसिक्योर फीलिंग्स उसके लिए आती हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो गई है, यू हैव टू वर्क देयर, यू हैव टू गो देयर एवरी डे, तो किस तरह से वो डील करती हैं खवातीन उनसे? खवातीन के मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एवरी डे व्हेन यू आर गोइंग देयर तो आप पहले से ही स्केर्ड हैं, पहले से ही खौफजदा हैं, Exactly. और आप ना रिपोर्ट कर सकते हैं और ना ही आप किसी को बता सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। तो वो आपकी इनसिक्योरिटी और डर और खौफ जब आपके अंदर बैठा हुआ, और फिर आपके अल्टीमेटली वो आपके माइंड को इफेक्ट तो कर रहा है, मगर आपकी वर्क परफॉर्मेंस को भी उसी तरह से इफेक्ट करना शुरू कर देगा। एंड देन जब आप उससे डरना शुरू हो जाते हैं इतनी इस तरह की हैरेसमेंट के साथ, तो ये अगले बंदे के लिए एक शय बन जाती है कि आप अगले बंदे को स्टैम्प कर सकते हैं, उसको डरा सकते हैं। बिकॉज देखिए हर आदमी को तो ये बात पता है ना कि औरत क्या कर सकती है, क्या कर सकती है? ये एक जो वो क्या कर सकती है, उसकी कहाँ तक सुनवाई हो सकती है। तो जब ये आपको ऑलरेडी पता हो कि वो क्या कर सकती है, उसकी सुनवाई कहाँ तक हो सकती है, तो फिर आपके चाहे वो रिपोर्ट सेल्स बने हुए हों, चाहे पोर्टल्स बने हुए हों, यूजलेस है। बिकॉज जब तक आप बड़ा एविडेंटली लोगों को पनिश नहीं करते हैं या लोगों को उनके उस रवैयों के बारे में सर्जंश नहीं किया जाता, तब तक आप ये बात नहीं कह सकते कि जी जस्टिस इज सर्व्ड। जस्टिस सर्व वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई बंदा जो है खड़ा है और वो किसी की नहीं सुन रहा। और यू कैन सी, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में जस्टिस की बात, जस्टिस कहना ही गलत लफ्ज़ है बेसिकली। जस्टिस इज नो मोर। तो जो हालात हैं इस वक्त अदालतों में, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तभी यहाँ पे जस्टिस सर्व होता है। नहीं होता जब भी मुझे बहुत एक्सपोज हो जाती है, जैसा कि वी रिसेंटली हैव रिजवाना केस। फिर जैसा कि हम ब्रेकिंग में बात कर रहे थे, एक यूनिवर्सिटी में तालिबा के साथ ये चीज़ें जो एक्सपोज हो जाती हैं कि यूनिवर्सिटी में उसके साथ हैरेसमेंट हुई और वो एक चीज़ पता चल गई, वो एक पूरा गैंग था जो कि सामने आ गया, फिर किसी ने अथॉरिटी ने उस पर एक्शन लिया। लेकिन हर गली में, हर घर में, हर मोहल्ले में ये चीज़ इतनी बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट द ओनली केस। ये सिर्फ एक केस वो है जो बाय यानी समहाउ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको रिपोर्ट हो गया, आपको नजर आ गया। ये तो मुझे लगता है एवरी सेकंड दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान और पूरी दुनिया में भी। मगर जैसे पूरी दुनिया में भी ये सब कुछ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे हो रहा है और कोई बंदा अपने लिए जस्टिस चाहता है तो उसको मिलता है। यहाँ पे जस्टिस किसी के लिए नहीं है, और अगर किसी के लिए है तो वो एक आध उस केस के लिए जिसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। बाकी जो सारे लोग हैं, जैसे अगर आपको जैनब केस भी याद हो, तो जैनब के लिए ज़रूर जो है वो एक जस्टिस जो सर्व हुआ कि नहीं हुआ, मुझे तो खैर ये भी लगता है कि वो भी नहीं हुआ। इसी तरह हर बच्ची उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें बाकी 13 बच्चियां जो इन्वॉल्व थी उनके बारे में कोई चीज़ जो है उस तरह से नहीं बताएगी और ना ही हुई। और देन जो है अल्टीमेटली हुआ क्या उसका, ये किसी को कुछ नहीं पता। कहा गया कि जी ये हो गया, विच इज़ लाइक आई डोंट बिलीव इट, ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इट कि वो जो कहा गया है वो हुआ है, क्या हुआ है, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। इवन आपको याद होगा खतीजा एक जो बच्ची थी जिसको स्टैब किया गया था 21 टाइम्स यहाँ पे शिमला पहाड़ी के पास, उसने अपना केस इतना ज़्यादा फाइट किया और अल्टीमेटली उसका जो मुजरिम था वो जेल से बाहर आ गया था, क्योंकि वो एलीट क्लास से ताल्लुक रखता था, वो बाहर आ गया। एंड देन दिस इज हाउ इट इज़ एक्चुअली। ये जस्टिस है एक्चुअली जो पाकिस्तान में सब। और मैं तो ये कहूँगी कि जस्टिस कहना ही गलत लफ्ज़ है कि यहाँ पे जस्टिस कहना ही गलत है। और आपसे बेहतर कौन जानता है ये राजादुर्रहमान साहब कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे तफ्तीशी निज़ाम इतना नाकिस हो चुका है कि हमें कोई उसका आउटकम, कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या आप आखिरी हल बताएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास इंतहाई शॉर्ट है, क्या आखिरी हल है इसका? किस तरह से आप कोई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई ऐसा सोल्यूशन कि कहाँ से ये बेहतरी आना शुरू हो सकती है? एक तो मायूसी वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस्लाह की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। 75 साल हो गए इस इस्लाह को। हमसे बाद आने वाले मुल्क जो है ना, हमसे बाद आने वाले मुल्क, लेकिन उम्मीद जैसा कि आप सही कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर देखिए एक्शन लेने की जरूरत है शायद।
हमारा जो 75 साल का जुडिशियल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इट डजेंट मीन कि हमने कोई हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। कोई देखना है उम्मीद छोड़ देनी है। एटलीस्ट गुफ्तगू में बात आए किस तरह से क्या हो, क्या खराबियां हैं और उन खराबियों का तदारुक क्या हो सकता है। अब ओवरऑल जो है हमारे यहाँ पुलिस का निज़ाम जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR वो थाने में दर्ज होनी है, फिर इन्वेस्टिगेटिंग सेल ऑफ द पुलिस उस पर मैटर चले जाएगा और इस तरह से वो एविडेंस वगैरह एविडेंस कलेक्ट होगी तो उसके बाद वो चालान जो है वो अदालत में चला जाएगा। उसमें फ़र्ज जुर्म आयद होगी मुलज़म पे, फ़र्ज जुर्म आयद होने के बाद शहादत जो है वो कलमबंद होगी। अब इस सारे प्रोसेस को ख़ास तौर पे ये हरासमेंट और विक्टिमाइजेशन जो जिनसी हरासगी है, इस हवाले से इस सिस्टम को देखने की ज़रूरत है कि इसको किस तरह से मजबूत तरीके से बनाया जा सकता है। और इसी तरह जो बाकी मामलात हैं वो उसमें इनको ख़वातीन को धक्के ना खाने पड़े थानों के, कचहरियों के। कोई इसमें भी जो है वो जो साहबे मुख्तदर हल्के हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए ताकि लोगों का शदीद गौर की अदालती इंसाफ पे लोगों को कोई एतमाद उनका बहाल होना चाहिए। बिल्कुल, एतमाद तभी बहाल होगा जब सजाएं मिलेंगी। जिन लोगों के साथ इस तरह होता है सजाओं को भी थोड़ा और सख्त किया जाएगा और अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। लास्ट मैसेज फ्रॉम यू कि ये चीज़ें तो वी हैव टू फेस दिस, किस तरह से औरतें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं इनको इन चीज़ों को डील करने के लिए। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि दो चीज़ें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें अपनी बेटी को बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ों के साथ उसको बताने की ज़रूरत है कि बेटा ये सब कुछ होना है, तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है और अपने आप को तुमने डिफेंड कैसे करना है और तुम्हारी खुद की ख्याल कैसे responsibility है। तुमने ख्याल कैसे रखना है, फिर इसको रिपोर्ट कैसे करना है अपने घर भी कहीं पे भी। और ये जिम्मेदारी सिर्फ माओ की नहीं है। फॉर गॉड से कम आउट ऑफ दिस थिंग कि जी औरत के ऊपर सब कुछ डाल दो। ट्रेनिंग भी उसकी जिम्मेदारी है, सोसाइटी को साफ सुथरा रखना भी उसकी जिम्मेदारी है, नेकी का सबक देना भी उसकी। आदमियों की क्या जिम्मेदारी है भाई, जरा ये बात कर लीजिए। ये मैं ये समझती हूँ कि ये भाइयों की और बाप की जिम्मेदारी की वो अपनी बेटी को ये ट्रेनिंग जरूर दे के बाहर ये सब कुछ तुम्हें फेस करना पड़ेगा बिकॉज दे आर मैन, दे कैन टेल इट बेटर। तो ये तुमने आगे से करना क्या है, ये उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे आती है, उनको बताना चाहिए। एंड देन जो है आप अपने बेटे की ट्रेनिंग भी बिल्कुल उस तरह से करें जैसे आप अपनी बेटी की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया हुआ। सिर्फ औरत की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बेटी को नहीं बताना कि कैसे बचना है, बल्कि बेटे को भी बताना है रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बाहर जाके बिहेवियर कैसे करना है। हर औरत जो बाहर फिर रही है वो माले गनीमत नहीं है, करना यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो माले गनीमत नहीं है। प्लीज बी केयरफुल। आप अपने बेटे की तरबियत के ऊपर फोकस करेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि जो बातें अभी कर रहे हैं बैठे हुए, इससे बहुत कुछ बाहर निकल आएंगे। हम बाकी कानून तो आपको पता ही है, कानून तो पता ही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि उम्मीद जो है ना वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। डिस्कशन से ही हल निकलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है, इस पर जो स्टिग्मा अटैच है उसको हटाने की ज़रूरत है। और ये पूरी सोसाइटी आ रही है और उसके बाद ये हमारे स्टेट की जिम्मेदारी है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करना है। ताहिरा रुबाब साहिबा और साथ ही साथ राजा अब्दुर्रहमान जो कि माहिर कानून थे हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।